मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं ना? हेलो बच्चों, दिस इज मी कोमल त्रिवेदी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कोड BZYET के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने डेफिनेशंस कैसे लिखनी है या डेफिनेशंस का मीनिंग क्या है वो पढ़ा था। आज हम उसी कोड BZYET 143 के कुछ और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को समझेंगे कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है या फिर जो हमें डिजीज दी गई हैं उन डिजीज का मतलब क्या है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फॉर्मेट वही रहने वाला है जैसे लास्ट क्लास बताया था। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ कालाजार बाय सैंड फ्लाइज एंड राइट देयर कंट्रोल मेजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात कर लेते हैं कि कालाजार है क्या। कालाजार का दूसरा नाम क्या है? विशरल लिस्मेनियासिस, जो एक पैरासाइटिक डिसीज है। पैरासाइटिक डिजीज है और ये प्रोटोजोआ से हो रही है, यानी प्रोटोजोआन डिजीज है। जो इसका वेक्टर है जिससे ये ट्रांसमिट हो रही है वो है सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज में भी क्या नाम है इसका? फ्लेवेटोमस। ये जो सैंड फ्लाइज हैं ये जिस भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती हैं, सपोज दैट कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसे सैंड फ्लाइज ने बाइट किया, तो सैंड फ्लाइज के बाइट करने के बाद उस इन्फेक्टेड पर्सन से उस पैरासाइट की एंट्रेंस किस में होगी? सैंड फ्लाइज की बॉडी के अंदर। देन वो सैंड फ्लाई खुद क्या हो जाती है? इन्फेक्टेड। अगेन वो सैंड फ्लाइज जब जाकर किसी और अनइन्फेक्टेड पर्सन या हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, तो ऐसे करते 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 एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इस डिजीज को, इस पैरासाइट को ट्रांसमिट करती है। ओके, सो नाम क्या है? कालाजार, जिसे हमने क्या बोला? विशरल लिस्मेनियासिस, जो कि एक पैरासाइटिक डिजीज है। और जो पैरासाइट है उसका नाम क्या है? लिस्मेनिया डोनोवानी। और जो वेक्टर है वो क्या है हमारा? सैंड फ्लाई। अब एक बात पहले समझ लेते हैं कि जो कालाजार का ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मली बताया कि सैंड फ्लाइज हैं और ये सैंड फ्लाइज ही इसकी जो वेक्टर है। सो अभी जो सैंड फ्लाई है वो कैसी है? अनइन्फेक्टेड है, यानी वो भी हेल्दी सैंड फ्लाई है। बट इन केस कोई इन्फेक्टेड पर्सन, उस पर्सन की बॉडी में पैरासाइट प्रेजेंट है, सैंड फ्लाइज के बाइट करने पर ब्लड के थ्रू पैरासाइट का ट्रांसमिशन किसके पास होगा? मान लीजिए आप सैंड फ्लाइज ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद उसके ब्लड के थ्रू वो पैरासाइट किसकी बॉडी में आ गया? सैंड फ्लाई की बॉडी में। उस सैंड फ्लाई को हम अब क्या मानते हैं? इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई। बट ये जो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई है या जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इनमें भी मेनली किस ऑर्गन को ज्यादा नुकसान होता है? इनमें मेनली ज्यादातर नुकसान होता है लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो को। जब लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो ज्यादातर इफेक्टेड हो जाते हैं, इन पर ज्यादा इम्पैक्ट होता है, तो इसकी वजह से बॉडी का ओवरऑल जो कंट्रोल सिस्टम है या हेल्थ सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से ये सैंड फ्लाई क्या हो जाती है? इन्फेक्टेड। जैसे ही ये इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई वापस से किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अपने थ्रू, अपने एक इंटरमीडिएट होस्ट बनकर इस डिजीज को ट्रांसमिट कर रही है, उस पैरासाइट को ट्रांसमिट कर रही है, जिससे वो डिजीज कॉज होगी। अब ऐसा पर्सन जिसको ये डिजीज है, उनके सिम्टम्स क्या होंगी? सिम्टम्स है लॉन्ग लास्टिंग फीवर, यानी बहुत लंबे समय तक से बुखार रहना, या बहुत लंबे समय तक बुखार रहने के बाद कुछ टाइम चला भी गया तो दोबारा से वापस आ जाना, यानी बार बार फीवर का आना और काफी टाइम तक रुकना। देन वेट लॉस, एकदम से जो पर्सन है उसके वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी दूसरा सिम्टम है। तीसरा वीकनेस, वेट लॉस हो रहा है साथ साथ में फीवर रह रहा है, जिसकी वजह से क्या आती है? वीकनेस। पर्सन जो है वो कैसा फील करेगा? वीक फील करेगा। नेक्स्ट अनीमिया, क्योंकि सैंड फ्लाइज में जब ये पैरासाइट एंटर कर रहा है या किसी इन्फेक्टेड पर्सन में जब ये पैरासाइट एंटर कर रहा है, तो इन ऑर्गन्स तक, लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो तक पहुंचने के लिए उसके पास जो मीडियम है वो क्या है? हमारा ब्लड। ब्लड के थ्रू जब ये इसमें पहुंचेगा तो सबसे पहले वो हमारे ब्लड को इन्फेक्टेड करता है, हमारी जो आरबीसीज है उनको इन्फेक्टेड करता है। जैसे जैसे आरबीसीज इन्फेक्ट होंगी वैसे वैसे लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो भी क्या हो जाएंगे? इन्फेक्टेड। और यहाँ बोन मैरो में हमारे क्या बनते हैं? आरबीसीज बनते हैं। तो जब फैक्ट्री में ही दिक्कत आएगी तो प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ही प्रोडक्शन कम हुई हमारे पास क्या आ गया? खून की कमी आ गई, जिसे हमने क्या बोला? अनीमिया। तो इसका सिम्टम अनीमिया भी है। देन स्प्लीन और जो लिवर है इनके साइज में
इंक्रीजमेंट हो जाती है, यानी साइज एनलार्ज हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स क्या कॉज करते हैं, हमारे पास काला अजहर डिजीज को कॉज करते हैं। नेक्स्ट, अब इसके कंट्रोल मेजर्स कैसे हो सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें डेंगू ना हो, चिकनगुनिया ना हो, मलेरिया ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोटेक्शन यूज करते हैं। दैट इज कि आप सोने से पहले नेट लगाओ, यानी मॉस्किटो नेट का यूज करो, फुल स्लीव के क्लोथ्स पहनो, और साथ साथ में जो इंसेक्टिसाइडल स्प्रे होते हैं उनको स्प्रे करो कि ताकि हमारे पास कोई मच्छर या किसी भी तरह का इंसेक्ट जो कि ये डिजीज कॉज कर रहा है वो हम तक उड़कर या हम तक ना आए और हमें बाइट ना कर सके। सो सबसे पहले पर्सनल प्रोटेक्शन पे ध्यान रखना है, आपको मॉस्किटो नेट यूज करने हैं, फुल स्लीव के कपड़े पहनने होंगे। एनवायरमेंटल कंट्रोल का भी ध्यान रखना है, जैसे मच्छर के लिए हम बोलते हैं ना कि आसपास गंदगी नहीं रहनी चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए जिसकी वजह से मच्छर पैदा ना हो, वैसे ही सैंड फ्लाइज के भी आने का खतरा रोकने के लिए हमें आसपास क्या रखना पड़ेगा, साफ सफाई। देन केमिकल मेथड, केमिकल कंट्रोल मेथड में इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग करनी है, मतलब आपको वो जेल, दवाइयाँ, जो भी मेडिसिन आप अप्लाई करने वाली ऑइंटमेंट लगा रहे हो वो आपको यूज करना पड़ेगा। देन मेडिकल कंट्रोल, अगर द पर्सन इज इन्फेक्टेड तो उसे जल्दी ही अपने आप को मेडिकली डायग्नोस कराना है। जैसे ही डायग्नोस कराने पर अगर पता चलता है कि वो पर्सन इस डिजीज से अभी धीरे धीरे चपेट में आ रहा है या धीरे धीरे उसको ये होना शुरू हो गई है, तो वो धीरे धीरे वो उसी वक्त क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोसीड कराए कि ताकि उसे अर्ली स्टेज में ही रोका जा सके। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, काला अजहर समझ में आ गया, वेक्टर क्या है, कैसे इंपैक्ट कर रहा है, क्या सिम्टम्स है, ये समझ में आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड द की एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। यानी यहाँ पर हम आईवीएम के बारे में बात करेंगे। आईवीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्यों है, मतलब उसे क्यों यूज करना चाहिए, क्यों यूज किया जा रहा है, और की एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईवीएम है क्या। आईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, यानी किस तरह से आप वेक्टर को बीमारी को पहुंचाने से पहले ही रोक रहे हो, मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, अपने आसपास अपनी जो पर्सनल प्रोटेक्शन है वो कैसे कर रहे हो। सो जो आईवीएम है इसमें हम वेक्टर को रोकने के लिए कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन, कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, कुछ केमिकल कंट्रोल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे और एनवायरमेंटल मेथड्स का यूज करेंगे। जब इन तीनों चीजों को यानी बायोलॉजिकल, केमिकल और एनवायरमेंटल मेथड्स को साथ में मिला दिया जाता है, तब बनता है हमारा इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, जिससे कि हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि ताकि हमें इन फ्यूचर कोई डिजीज ना हो या आसपास कम्युनिटी आउटरीच में भी अवेयरनेस फैले और इससे कोई बीमारी ना हो। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि क्यों आपको वेक्टर मैनेजमेंट करनी है, कि ताकि डिजीज का ट्रांसमिशन क्या हो जाए, कम हो जाए, डिजीज ट्रांसमिशन के रिस्क कम होंगे, कम डिजीज होगी जिससे रोकथाम होगी और हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी। नेक्स्ट, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस। अब इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होगी, लिसन, जैसे ही हम अपने एनवायरनमेंट में केमिकल मेथड का यूज करेंगे, उसके खिलाफ जो ड्रग्स, उसके खिलाफ जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है या प्रोडक्ट को ऑप्ट किया है, जब हम उसको यूज करते हैं तो इंसेक्ट के खिलाफ उसकी रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो जो इंसेक्ट उस पैरासाइट को, उस बीमारी के पैथोजन को लेकर आ रहा है, पर्टिकुलरली उसी इंसेक्ट पर वो काम करेगा, और जब उस इंसेक्ट पे काम करेगा तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसी चीज को अपने पास आने से, बीमारियों को अपने पास आने से। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर वेक्टर मैनेजमेंट हो पाएगी तभी आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर बीमारी की बात मत सोचो, एनवायरमेंट में और क्या है, क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब कुछ है, उनको भी बीमारियां हो रही हैं, उनको भी पैरासाइटिक, उनको भी बैक्टीरियल, उनको भी फंगल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, डिजीज हो रही है। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी तो हम लोग क्या यूज करते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, बायोकेमिकल मेथड्स हैं, जिनका यूज किया जाता है कि ताकि यील्ड भी सही रहे, एनवायरमेंट भी सही रहे और ओवरऑल जो आसपास का माहौल है वो भी क्या रहेगा, फिट रहेगा। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल। एक तो बजट में चीजें रहें, दूसरी बात क्या है, अवेयरनेस फैलानी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, आप जानते हो, आपने देखा, आपका ट्रीटमेंट हुआ, आप उस चीज से गुजरे, या आपने अपने प्लांट्स में देखा कुछ ऐसा हो रहा है, बट
बाकी को अगर नहीं पता है तो इससे क्या होगा, कम्युनिटी अवेयरनेस आप सामने वाले मतलब कम्युनिटी अवेयरनेस आप फैला सकते हो, जिससे कि उन्हें भी इन चीज़ों का पता चले, वो भी अवेयर हों, अपनी प्रोटेक्शन करें, इन साथ साथ में अपने आसपास एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करें, और ओवरऑल जो हमें एक हेल्दी कम्युनिटी चाहिए, क्या चाहिए हमें, हेल्दी कम्युनिटी। तो उस हेल्दी कम्युनिटी को बिल्डअप करने के लिए IVMs आर नेसेसरी। ओके, सो नेक्स्ट, इसी में ही की एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। अब की एलिमेंट्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। पहले एविडेंस इकट्ठे करें। एविडेंस का मतलब क्या है, सिम्टम्स कॉजेज अफेक्ट, जो भी आपने देखे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिसीजन बनाना है, मतलब अपना डिसीजन लेना है। ओके, देन इंटीग्रेटेड अप्रोच, साथ में किस तरह से किसी कॉम्बिनेशन को, किसी चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनाकर यूज करना, केमिकल बायोलॉजिकल जो भी मेथड्स हैं उनका जब कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उसके कितने पावरफुल इम्पैक्ट पड़ सकते हैं वो सब देखना। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अगेन अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को बताना है कि कैसे आप उन चीज़ों से गुजर सकते हो, लड़ सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो चीज़ों को। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ और लोकल बॉडी कोऑपरेशन की मदद से कोलैबोरेट करके हमें क्या करना है, अगेन द अवेयरनेस एंड द ट्रीटमेंट, अवेयरनेस क्रिएट करनी है और ट्रीटमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब जितना ज्यादा रियल केसेस, जितने ज्यादा रियल इंसिडेंट हमारे सामने होंगे उतने ही ज्यादा, मतलब मैं हेल्थ फील्ड की बात कर रही हूँ, उतने ही ज्यादा जो हेल्थ फील्ड वर्कर्स होंगे उनको उतना ही ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगा, वो उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे, केपेबल बनेंगे किसी भी चीज से ओवरकम होने के लिए, किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए। सो ये हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर कंट्रोल इन इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। अब बायोलॉजिकल मेथड्स क्या हो सकते हैं वेक्टर कंट्रोल के। पहली बात तो वेक्टर कंट्रोल का मतलब क्या है, बस ध्यान से सुनो। वेक्टर्स क्या होते हैं, जो डिजीज को, मतलब डिजीज क्या है, डिजीज एकदम से ऐसे तो फैल नहीं रही है, किसी पैरासाइट से, किसी पैथोजन से होने वाला आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट, आपकी बॉडी में चेंज, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंज जो हो रहा है, वही तो आपका क्या है, डिजीज है। नाउ अब वेक्टर क्या कर रहा है, वेक्टर एक बस ट्रांसमिशन का काम करना है कि मतलब मुझे मेरे पास या तो मेरी बॉडी में पैरासाइट है या तो मैं कहीं और से मेरे बॉडी पे ऑप्ट हुआ है पैरासाइट, उस पैरासाइट को मुझे एक अच्छे खासे हेल्दी होस्ट के पास लेकर जाना है। ठीक है, सो वेक्टर का काम क्या है, इंटरमीडिएट वर्कर, जो कि बीच में रहकर चीजों को ट्रांसमिट कर रहा है। नाउ अब उन वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास काफी मेथड्स हैं, जैसे पहले मैंने क्या बताया था, बायोलॉजिकल मेथड है, दूसरा क्या बताया था, बहुत केमिकल मेथड है, और मतलब डिफरेंट काइंड के मेथड है। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड में देखते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल है क्या, नेचुरल तरीके से नेचुरल एनिमीज को कैसे खत्म किया जा सकता है कि ताकि वेक्टर का मैनेजमेंट हो सके। ओके, सबसे पहले आता है लार्विवोरस फिशेस। लार्विवोरस फिशेस का मतलब क्या है, वो फिश जो कि लार्वा पे फीड करती हैं। एक हमारे पास जब हम लोग 12th क्लास में थे और डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर साइंस साइड में जो चैप्टर नंबर 9 और 10 आई गेस उतना होगा, जिसमें क्या था कि मलेरिया के बारे में बताया गया था। तो उसी में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि गंबूशिया नाम की फिशेस को पॉन्ड्स में, लेक्स में क्या करा जाता है, उनको वहां पर रखा जाता है, उनको उस जगह पर क्यों रखा जाता है कि ताकि वो मॉस्किटो के लार्वा को खा सके, बिकॉज वो क्या होती है, लार्विवोरस फिशेस होती हैं। तो जितना ज्यादा वो मॉस्किटो के लार्वा को खाएंगी उतना ही ज्यादा वेक्टर कम होंगे। जब वेक्टर ही कम होंगे तो डिजीज के फैलने या पैरासाइट या पैथोजन के फैलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। यानी हमारे पास जो एक डिजीज का रेशियो है ना, इन्फेक्शन का या डिजीज का या किसी भी तरह के डिस्कम्फर्ट का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वेक्टर मैनेज हुआ तो बहुत सारे लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो वैसी ही नॉर्मल चली। ठीक है, सो फिशेस कौन कौन सी है, एक तो गंबूशिया और एक गप्पी फिश, ये दोनों ही मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती हैं। नेक्स्ट बैक्टीरियल भी हैं, यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि वेक्टर को मैनेज करते हैं। हमने 12th में ही एक हमारा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है जिसमें हमने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा था। तो जो बीटी कॉटन में जो बीटी वर्ड है वो एक बैक्टीरिया के लिए स्टैंड करता है, दैट इज बैसिलस थ्यूराइनजेनेसिस।
बैसिलस थुरिनजेंसिस, जिसके पास क्या होते हैं, क्राइजीन होते हैं। क्राइजीन के कुछ टाइप्स होते हैं, क्राइजीन ए बी, क्राइजीन A2 और क्राइजीन AC, ठीक है। इसका काम क्या था कि ये सिर्फ कुछ ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाएगी, मतलब टारगेटेड इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ना तो प्लांट को नुकसान पहुंचाएगी और ना ही हमारे जो ह्यूमन बॉडीज है या जो नॉन टारगेटेड एनिमल्स हैं, स्पीशीज हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो वही जो बीटी बैक्टीरिया है वो भी क्या करता है, मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करता है, इससे भी इन्वेट किया जाता है कि ताकि और भी ज्यादा वेक्टर मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज आपका नेचुरल प्रेडेटर। नेचुरल प्रेडेटर मॉस्किटो के लार्वा को खाने वाले नेचुरल प्रेडेटर में सबसे पहला आता है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई भी लार्वा खा रहा है, वाटर बीटल्स भी लार्वा खा रही है। तो जब लार्वा होंगे ही नहीं, लार्वा को फीड कर लिया जाएगा, जब वेक्टर होगा ही नहीं या वेक्टर बहुत कम होगा, तो डिजीज के फैलने या पैथोजन या पैरासाइट के फैलने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दैट हाउ वी कंट्रोल द और मैनेज द वेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ रखा है 12th में, स्टिल एक बार अच्छे से समझते हैं कि आखिर मलेरियल पैरासाइट है क्या। सबसे पहले बात करते हैं मलेरियल पैरासाइट के बारे में, उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में। ओके, नाउ मलेरियल पैरासाइट से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, मलेरिया। ये किससे फैलती है, मच्छर के काटने से फैलती है, इतना सबको पता है। कौन सी मच्छर के काटने से फैलती है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से। यानी और ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो खुद एक होस्ट है, वेक्टर के साथ साथ क्या है, एक होस्ट है। कैसे, मलेरियल पैरासाइट या मलेरियल डिजीज का जो पूरा लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के अंदर दो फेजेस होते हैं, जिसमें दो होस्ट हैं, एक ह्यूमन होस्ट और एक मॉस्किटो होस्ट। इन दोनों ही बॉडीज में इनके रिप्रोडक्टिव फेज चलते हैं। बस जो ह्यूमन होस्ट है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है और जो मॉस्किटो होस्ट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, जिसके जरिए दोनों होस्ट को मिलाकर इसकी लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ओके, सो कॉजेटिव एजेंट क्या है, मलेरिया के होने का कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम। इसका होस्ट क्या है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट मतलब अपनी साइकिल को पूरा करने के लिए दे नीड अ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ही क्या होती है, इनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है और इनके गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन का काम मॉस्किटो की बॉडी में हो रहा है, लेकिन गैमेट्स बनने तक का काम किसकी बॉडी में हो रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है। सो इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, ह्यूमन है। स्टेजेस क्या है, ह्यूमन होस्ट स्टेज है और मॉस्किटो स्टेज है। जो ह्यूमन होस्ट है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो मॉस्किटो होस्ट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिम्टम्स समझ लेते हैं कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या क्या है। मलेरिया के सिम्टम्स में सबसे पहले आता है हाई फीवर, जिसे हम बाउट्स ऑफ फीवर भी बोलते हैं। 5 से 6 या 8-10 दिन के बाद या 10 दिन के बाद से लेकर 10-15 दिन के बाद से लेकर धीरे धीरे जो पर्सन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है या अफेक्टेड पर्सन है, उसके अंदर उसको मतलब बाउट्स ऑफ फीवर फील होता है। बाउट्स ऑफ फीवर कहने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बुखार आना, प्लस बुखार आकर उतर भी जाता है तो दोबारा आ जाता है, मतलब बार बार जो बुखार आ रहा है, बार बार जो बुखार बार बार आता जा रहा है, उसको बाउट्स ऑफ फीवर बोल रहे हैं। बट ये बाउट्स ऑफ फीवर आता कैसे है, लिसन, ध्यान सुनना। जब भी एक ऐसा मॉस्किटो जिसकी बॉडी में पहले से मलेरियल पैरासाइट है, दैट इज स्पोरोजॉइड है, तो जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो बाइट करते वक्त वो मॉस्किटो जब बाइट करता है तो वो एक केमिकल रिलीज करता है हमारी क्यूटेनियस लेयर पर, कि ताकि उस जगह पर क्या हो जाए, नमनेस आ जाए, पता न चले, सुनपन आ जाए। एनेस्थेटिक इफेक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से उस जगह पर हमें पता नहीं चलता कि मतलब मच्छर ने बाइट किया। और जब वो ब्लड को सक करता है, तो ब्लड को सक करते टाइम पर जो मॉस्किटो होते हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजॉइड्स रिलीज होते हैं और ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। जब वो ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं तो ब्लड स्ट्रीम से मदद से होते होते कहाँ पहुंचते हैं, लिवर सेल तक। यानी सबसे पहले जब स्पोरोजॉइड एंटर हुए तो उनको कहाँ जाना है, उनको जाना है लिवर में। लिवर में जाने के बाद दे अफेक्ट द लिवर सेल्स। हाउ, लिवर सेल पर जाने के बाद उसी सेल के अंदर रहकर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन होने की वजह से, इनकी ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, जो लिवर सेल्स होती हैं वो बर्स्ट होना शुरू होती हैं। फिर जैसे जैसे लिवर सेल्स बर्स्ट होती हैं, ये वापस से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में आरबीसीज में जाकर एंटर हो जाते हैं। जैसे आरबीसीज में एंटर हुए तो आरबीसीज में एंटर होने के बाद अगेन दे स्टार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब वापस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, उस टाइम जैसे ही आरबीसीज बर्स्ट होती हैं तो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है एक केमिकल दैट इज नेम एज हीमोजोइन। क्या नाम होता है? हीमोजोइन। जैसे ही सेल बर्स्ट हुई, हीमोजोइन रिलीज हुई, बॉडी को फीवर आना शुरू। सेल बर्स्ट, हीमोजोइन रिलीज, बॉडी में फीवर आना शुरू। तो बाउट्स ऑफ फीवर का जो कॉज है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज द रिलीज ऑफ हीमोजोइन। और हीमोजोइन कब रिलीज होगा? जबकि हमारी आरबीसीज बर्स्ट होंगी। क्यों बर्स्ट होंगी? क्योंकि उसमें क्या हो चुका है, स्पोरोजाइट्स आके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी ही न्यूट्रिशन पे फीड ऑन कर रहे हैं, एंड देन द सेल गेट्स बर्स्ट। ओके, अफेक्टेड हो चुकी है सेल। सो हाई फीवर का मतलब समझ में आ गया। बाउट्स ऑफ फीवर क्यों आ रहे हैं? चिल्स, ठंड लगना, शेकीनेस आना, स्वेटिंग, पसीना भी बहुत आएगा, हेडेक होगा, सर दर्द होगा काफी, वीकनेस, बिल्कुल कमजोरी, और बार बार सेल्स के बर्स्ट होने की वजह से बॉडी में ब्लड का भी तो लॉस हो रहा है, आरबीसीज का लॉस हो रहा है, दैट लीड्स टू अनेमिया। सो सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, हेडेक, वीकनेस एंड अनेमिया। नाउ ओके, अब एक बार इसकी लाइफ साइकिल को समझते हैं। सपोज दैट अ पर्सन विच इज हु इज इन्फेक्टेड विद मलेरिया, उसको किसी मॉस्किटो ने बाइट किया। इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने पर जब मॉस्किटो वापस से क्या कहते हैं, सॉरी, बाइट किया मॉस्किटो ने, और अब वो किसी हेल्दी पर्सन के पास जाता है, और हेल्दी पर्सन के पास जाने के बाद वापस से उसको बाइट करेगा। बाइट करने पर क्या होगा? मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट स्पोरोजोइट्स रिलीज होंगे और वो कहाँ रीच कर जाएंगे? थ्रू ब्लड स्ट्रीम दे रीच द लिवर एंड उनके स्पोरोजोइट्स वहां पर अपना काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये लिवर सेल में पहुंचते हैं, दे स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बर्स्टिंग होने लगती है सेल्स की बर्स्टिंग होने के बाद दे रीच टू द आरबीसीज, एंड आरबीसीज में भी वापस से क्या स्टार्ट करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से अब आरबीसीज के अंदर दो तरह के गैमेट्स बनने शुरू होते हैं, एक फीमेल और एक मेल। नाउ दे आर फॉर्मिंग गैमेटोफाइट्स। अब ये क्या बना रहे हैं? गैमेट्स बना रहे हैं। ओके, फीमेल और मेल गैमेट्स बनाए। ह्यूमन बॉडी में क्या क्या काम हो रहा है? ह्यूमन बॉडी में लिवर सेल में पहुंचना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, आरबीसीज में पहुंचना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। नाउ इनके पास उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या आया कि इन्होंने गैमेट्स बना लिए। तो ह्यूमन बॉडी में इनके गैमेट्स बनते हैं। फिर वो गैमेट्स कैसे होंगे? थ्रू, जब भी कोई मॉस्किटो अगेन बाइट द इन्फेक्टेड पर्सन, ये गैमेटोफाइट्स कहाँ चले जाएंगे? मॉस्किटो के गट में। जैसे ही मॉस्किटो के गट में गए, वहां पर जाने पर इन दोनों गैमेट्स के बीच होता है फर्टिलाइजेशन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन होने की वजह से अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पोरोजाइट्स बनना स्टार्ट हुए, एंड दे रीच सलाइवरी ग्लैंड। उसी सलाइवरी ग्लैंड में वो क्या रहते हैं? इकट्ठा होके रह जाते हैं। फिर द नेक्स्ट टाइम जब भी वो मॉस्किटो किसी और पर्सन को बाइट करता है, तो उसी सलाइवरी ग्लैंड में से जो स्पोरोजोइट्स है वो क्या हो जाएंगे? रिलीज होंगे, और वापस से वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं। एंड दिस इज द होल लाइफ साइकिल, जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मलेरिया कैसे ट्रांसमिट हो रहा है और कैसे इस मलेरियल पैरासाइट की जो लाइफ है वो पूरी हो रही है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है इसी में, डिस्क्राइब द सिम्टम्स, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सिम्टम्स मैंने बता दिया, हाई फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, हेडेक और अनेमिया एंड ऑल। ठीक है, नाउ डायग्नोस क्या है? इसके डायग्नोस दो तरीके से हो सकते हैं। मलेरिया या तो अर्ली डिटेक्शन हो सकती है या फिर अर्ली डिटेक्शन नहीं हो सकती है। अब अगर किसी को करानी है अपनी क्विक डिटेक्शन, क्विकली हमें पता करना है, जल्दी ही पता करना है कि मुझे मलेरिया है या नहीं है, तो मैं करूंगी आरडीटी टेस्ट। क्या करूंगी? आरडीटी टेस्ट। आरडीटी टेस्ट इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस टेस्ट से जल्दी पता चलेगा कि मलेरिया है या नहीं, मलेरिया पैरासाइट वहां पर दिख रहे हैं कि नहीं है।
ठीक है, सेल के अंदर मलेरियल पैरासाइट दिख रहे हैं या फिर नहीं है। एक टेस्ट है हमारे पास BST टेस्ट, ब्लड स्मीयर टेस्ट। ब्लड स्मीयर बनाया जाता है। ब्लड स्मीयर का क्या मतलब है, ब्लड, तुम्हारा ब्लड लिया जाएगा, उसे क्या कहते हैं, ग्लासेस पे रखा जाएगा, ग्लास होती है, स्मीयर ग्लास होती है, उस स्मीयर ग्लास पे रखा जाएगा एंड देन उसको स्प्रेड करके आपकी जो आरबीसीज का काउंट है, आरबीसीज के काउंट के साथ में प्लेटलेट्स के मतलब आरबीसीज, प्लेटलेट्स और बाकी चीजों के साथ में अगर उसमें स्पोरोजोइट्स नजर आते हैं तो इट मीन्स आप मलेरियल इन्फेक्टेड हो, आप मलेरियल पेशेंट हो। इस तरह से टेस्ट किया जाता है। ओके, नाउ डायग्नोस हो गया, किस तरह से डायग्नोस करना था ये हो गया। अब साथ साथ में ये भी देख लें ट्रीटमेंट कैसे होगा। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन का यूज करते हैं। ट्रीटमेंट में हम ACT थेरेपी भी यूज करते हैं। ACT थेरेपी का मतलब क्या है, ये एक ऐसा ये भी एक ड्रग मैनेजमेंट ही है। मेरे कहने का मतलब है कि ACT थेरेपी के अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स को यूज करते हैं कि ताकि ट्रीटमेंट जल्दी हो सके, ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। ओके, और दूसरा है हमारे पास एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, जो ये ACT है इसका पूरा नाम क्या है, आर्टिमाइजिनाइन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। ठीक है, आर्टिमाइजिनाइन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसके कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस क्या है, आर्टिमेथर प्लस ल्यूमेफेंट्राइन, आर्टिसोनेट प्लस अमोडिया क्विन, नाम थोड़ी सा कंफ्यूजिंग है बट अमोडिया क्विन। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, डाईहाइड्रो आर्टिमाइसिनाइन प्लस पाइप्रोएक्विन। ओके, तो ये तीन कॉम्बिनेशन जो मेजरली या कह सकते हैं कॉमनली मिल जाते हैं आपको जब भी किसी की मलेरियल पेशेंट को दवाइयां दी जाती हैं, तो ये तीन कॉम्बिनेशन ज्यादातर दिए जाते हैं, ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, नाउ मलेरिया हमने समझ ली, मलेरियल सिम्टम समझ लिया, मलेरियल लाइफ साइकिल समझ लिया। आपके यही 5 क्वेश्चन थे। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर कैसे करना है, किस तरह से लिखना है, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं और डायग्राम्स को समझाना कैसे है, वो सब समझ में आ गया है। सो क्वेश्चन आता है, आपको 3 टर्म्स को डिफाइन करना है, जिसमें से पहला है मेटामॉर्फोसिस, डायपॉज एंड वेक्टोरियल कैपेसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। मेटामॉर्फोसिस मतलब किसी भी इंसेक्ट के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पेशली बिकॉज चैप्टर इंसेक्ट का है तो हम इंसेक्ट को लेकर बात करते हैं, उनके अंदर होने वाला एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्रॉम एग टू अडल्ट स्टेज। मतलब एग से लेकर अडल्ट बनने तक के जितने भी फॉर्मल चेंजेस आते हैं, जितने भी फॉर्म्स में उनका चेंज आता है, उसी को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, सो ये समझ में आ गया कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है। जब भी कोई टेंडेंसी या एबिलिटी या बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं फ्रॉम एग टू अडल्ट स्टेज, इट इज नोन एज अ मेटामॉर्फोसिस। सेकंड आपके पास दिया गया है डायपॉज। पॉज वर्ड का मतलब क्या होता है, रेस्ट या फिर टर्मिनेट। सो डायपॉज के अंदर ऐसे रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट के अंदर हम ऐसे रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं जो कि हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और ये तब आता है जब किसी भी इंसेक्ट को उसका अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, यानी उसके लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं होता है, जैसे ड्रॉट है, विंटर है या फिर फूड की शॉर्टेज है। तो उस टाइम पर इंसेक्ट सर्वाइवल के लिए किस स्टेज में चला जाता है, रेस्टिंग स्टेज में, जिसे बोला जाता है डायपॉज। ओके, थर्ड इज वेक्टोरियल कैपेसिटी। वेक्टोरियल कैपेसिटी का मतलब क्या है, किसी भी वेक्टर की, किसी भी इंसेक्ट वेक्टर की वो एबिलिटी या वो टेंडेंसी जिसके जरिए वो पैथोजन का ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, इट इज नोन एज वेक्टोरियल कैपेसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डिफरेंशिएट करना है आपको टर्म्स के बारे में, दैट इज मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल वेक्टर्स। अब मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल वेक्टर्स क्या है? मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेक्टर्स वैसे तो सेम काम कर रहे हैं, पैथोजन को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वेक्टर की। तो मैकेनिकल वेक्टर के अंदर जो वेक्टर है ये पैथोजन को कैरी करता है, बट एक्सटर्नली, यानी अपने बॉडी सरफेस पर कैरी करता है एंड उसके थ्रू ही क्या करेगा, एक होस्ट बॉडी तक उस पैथोजन को पहुंचाएगा। सेकंड, बायोलॉजिकल वेक्टर क्या करता है, बायोलॉजिकल वेक्टर के अंदर यानी इनसाइड ऑफ देयर बॉडी इनका पैथोजन डेवलप होता है, उसी के अंदर इनकी डेवलपमेंट होती है एंड थ्रू बाइट और थ्रू एनी कांटेक्ट ये होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, अफेक्ट करता है। सो मैकेनिकल वेक्टर क्या है, ये पैसिव ट्रांसमिशन शो करता है और बायोलॉजिकल वेक्टर एक्टिव ट्रांसमिशन शो करता है।
जो बायोलॉजिकल वेक्टर्स होते हैं जस्ट बिकॉज वो वेक्टर की अंदर होते हैं, द वेक्टर बॉडी के अंदर होते हैं, उन पैथोजेंस का जो डेवलपमेंट है या डिवीजन है वो हो सकता है। यानी बायोलॉजिकल वेक्टर के अंदर पैथोजन का मल्टीपल डिवीजन होता है, पॉसिबल है। बट जो हमारे पास मैकेनिकल वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी रह रहे हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए या डिवीजन के लिए कोई भी नेसेसरी चीज या फिर वो कंडीशन प्रोवाइड ही नहीं हो रही है। सेकंड, जो हमारे पास मैकेनिकल वेक्टर है इनका अगर हम इनका एग्जांपल देखें तो हम मैकेनिकल वेक्टर में रख सकते हैं हाउस फ्लाई को, जस्ट बिकॉज हाउस फ्लाई क्या करती है, किसी भी गंदी जगह पर बैठती है, किसी भी गंदी जगह से उड़कर आती है, एंड अगर कोई भी चीज खुली रखी है जैसे कि फूड या वाटर या कोई अदर चीज, कॉन्टेक्ट वाली चीज जो रखी हुई है, वहां बैठती है और उसके थ्रू ट्रांसमिशन करती है पैथोजन का। वहीं अगर बायोलॉजिकल वेक्टर की बात करी जाए तो बायोलॉजिकल वेक्टर के अंदर सबसे सुटेबल एग्जांपल है मॉस्किटो, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर मलेरियल पैरासाइट का बॉडी साइकिल चलता है, मतलब पूरी लाइफ साइकिल का 75% होस्ट बॉडी के अंदर है और 25% का हिस्सा मॉस्किटो की बॉडी के अंदर डेवलप होता है या फिर कह सकते हो प्रोसीड होता है। सो बायोलॉजिकल वेक्टर में एग्जांपल आ जाएगा मॉस्किटो और मैकेनिकल में हमारे पास एग्जांपल है हाउस फ्लाई का। ओके, इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो खतरनाक है या डेंजरस है वो होता है बायोलॉजिकल वेक्टर, क्योंकि उसके पास डिवीजन भी कर सकता है, बॉडी को ज्यादा अच्छे से नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सेल्स के अंदर ही वो ग्रो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास आता है हेमी मेटाबोलस और होलो मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस और होलो मेटाबोलस दोनों ही हमारे पास मेटामॉर्फोसिस के टाइप है, बट मेटामॉर्फोसिस भी दो टाइप की होती है, या तो वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी या फिर इनकम्प्लीट। सबसे पहले बात करते हैं हेमी मेटाबोलस की। हेमी मेटाबोलस का मतलब क्या है, जब जो मेटामॉर्फोसिस हो वो हाफ ही डन हुई हो या कंप्लीटली वो मेटामॉर्फिकल स्टेज में जा ही नहीं रहा है। मतलब एक एग है, वो हैच हुआ, देन उसका जो प्री एडल्ट स्टेज है वो रिजेम्बलेंस में बिल्कुल एडल्ट की तरह है, मतलब वो सिर्फ साइज में छोटा है, बाकी पूरी रिजेम्बल और डेवलपमेंट और जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम एडल्ट की तरह है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं या फिर इनकम्प्लीट या फिर हेमी मेटाबोलस स्टेज बोलते हैं। इसके अपोजिट होलो मेटाबोलस एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट कैसे देखेंगे कि कोई एग है, हैच हुआ, हैच होने के बाद लार्वल प्यूपल स्टेज आया और लार्वल प्यूपल स्टेज के बाद अडल्ट स्टेज आई, यानी स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस धीरे धीरे फेजेस के साथ चेंज होते होते एक बॉडी को अडल्ट बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। बट अगर बात करेंगे हेमी मेटाबोलस की तो इनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है, जिसकी वजह से अडल्ट और प्री अडल्ट एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी स्ट्रक्चर सेम है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज भी काफी हद तक सेम है। और इनके बीच अगर डिफरेंस की बात करें तो हेमी मेटाबोलस में एग्जांपल आ जाता है कॉकरोच और होलो मेटाबोलस में आप एग्जांपल ले सकते हो मॉस्किटो, क्योंकि कॉकरोच अपना प्री एडल्ट स्टेज से पहले भी सेम रिजेंबल करता है और एडल्ट स्टेज में तो वैसा ही है, यानी डेवलपमेंट हो रखी है, बस साइज में और कुछ चीजों में क्या है चेंजेस हो रखे हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको तीनों टर्म्स को, कॉलम ए और कॉलम बी के तीनों टर्म्स को आपस में मैच करना है, यानी कौन किससे रिलेटेड है ये पता करना है। सबसे पहले आपके पास टर्म दे रखी है ट्रेंच फीवर। अब ट्रेंच फीवर नॉर्मली एक फीवर की बात हो रही है, बट इसका नाम ट्रेंच फीवर क्यों पड़ा, ये कैसे आया और कब डिस्क्राइब या डिराइव हुआ। ट्रेंच फीवर एक ऐसा फीवर है जो कि बॉडी लीज की वजह से आता है। ये स्टार्ट हुआ था, या ये कह सकते हो ये डिस्कवर हुआ था उस टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट, मतलब वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर जो सोल्जर्स थे वो उन्हें डर्टी ट्रेंचेस में रहना पड़ रहा था, वहाँ पे पुअर हाइजीन था, मेंटेन नहीं हो पा रहा था, और जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक ऐसी जगहों पर रहने की वजह से बॉडी पर बॉडी लीज जो होती हैं वो आ जाती हैं, और बॉडी लीज की वजह से जब वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ग्रो करती हैं वो धीरे धीरे स्किन को काटना शुरू करती हैं, इन्फेक्शियस वुंड क्रिएट करती हैं। उन्हीं इन्फेक्शियस वुंड की वजह से आगे चलकर वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफर हो सकती हैं, यानी बीमारी फैल सकती है। उस ट्रेंचेस की वजह से इसका नाम ट्रेंच फीवर रखा गया। और ये जो बीमारी है वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है लीज की वजह से, बट ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इसके जो हमारे पास कॉजेटिव एजेंट है वो है बार्टनोला क्विंटेना, जिसका जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम मिलकर बना है
बार्टनोला क्विंटेना। लेकिन जो इसके वेक्टर हैं वो होते हैं आपके पास पेडिकुलस हिमर्कस कॉर्पसेस, यानी बॉडी के ऊपर नॉर्मल बॉडी से ही ट्रांसमिट हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा जो सेकंड ऑप्शन है, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन क्या था, ट्रेंच फीवर। तो ट्रेंच फीवर किससे कोरिलेट कर रहा है, हाउस फ्लाई, बीटल या फिर बॉडी लाउस। ये बॉडी लाउस से रिलेटेड है क्योंकि ये बीमारी किससे हो रही है, लीज के स्प्रेड होने से, और उन्हीं की वजह से इनके जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसे हाई फीवर आता है, स्वेलिंग होती है बॉडी में, और ब्लड लेवल थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से बार बार चक्कर आना, और उसी चक्कर की वजह से धीरे धीरे बुखार आना, ये सारी चीजें सिम्टम्स इसके आते हैं। सेकंड आपके पास दे रखा है हॉल्ट्रेस। हॉल्ट्रेस एक ऐसा पार्ट है, अनडेवलप पार्ट कह सकते हो, जो कि फ्लाइज के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी ये डिप्टेरा ऑर्डर के जो फ्लाइज होते हैं उनके अंदर होता है। ये उड़ने के लिए अपने हिंड विंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मर विंग्स होते हैं उनके अलावा जो बैक विंग्स होते हैं, क्योंकि पूरा बॉडी का वेट तो आगे वाले विंग्स संभाल रहे हैं, तो जो पीछे वाले विंग्स हैं वो धीरे धीरे मॉडिफाई हो जाते हैं, हिंड विंग्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और मॉडिफाई होकर एक बैलेंसिंग ऑर्गन बनते हैं जो कि क्लब शेप का होता है, और इसी बैलेंसिंग ऑर्गन को हम बोलते हैं हॉल्ट्रेस। अब जो हॉल्ट्रेस है वो किससे आ रहा है, ये कौन कौन सी चीजों में होता है, जैसे मॉस्किटो में होता है, हाउस फ्लाई में होता है, और हमारे पास हाँ मतलब फ्लाई कैटेगरी में, जो डिप्टेरा की फ्लाई कैटेगरी होती है उनमें आता है, ठीक है। थर्ड इज एलाइट्रा। एलाइट्रा भी एक हार्डर लेदरी विंग शेप्ड स्ट्रक्चर है, बट ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि विंग की तरह तो है, बट इससे उड़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि ये ऐसे पहली बात तो ये जो कॉलिप्टर्स होते हैं, कॉलिप्टेरा होते हैं, उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी बग्स पर होते हैं, ठीक है, बीटल्स पे होते हैं। ये एक हार्ड स्किन की तरह काम करते हैं जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करेंगे, पर इनका उड़ने का काम नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है जिसकी वजह से ये हार्ड है शेप में, और लेदरी है, ठीक है। सो ये रिलेट करता है बीटल से। अब आंसर देखा जाए तो ट्रेंच फीवर रिलेटेड टू बॉडी लाउस, हॉल्ट्रेस रिलेटेड टू हाउस फ्लाई, एंड एलाइट्रा इज रिलेटेड टू बीटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्क्राइब द कॉजेटिव फैक्टर, टाइप्स एंड सिम्टम्स ऑफ मायासिस। मायासिस क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं मायासिस क्या है। मायासिस भी एक लार्वल डिजीज है जिसकी वजह से ये ह्यूमन की बॉडी पर और काफी ऑर्गन्स की बॉडी पर भी इन्फेक्शन कॉज करती है। जो मायासिस होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं, क्यूटेनियस, वुंड, नेसोफेरेंजियल और इंटेस्टाइनल। मायासिस 4 तरीके से किसी भी ह्यूमन को या किसी भी एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर क्यूटेनियस मायासिस है तो क्यूटेनियस माइसिस का मतलब क्या है, जो लार्वल डेवलपमेंट हो रही है, यानी जो लार्वा है उस डिजीज का, जो लार्वा है, लार्वा कौन सा है, यहाँ पे जो लार्वा है वो आपका है मगुट्स। जो मगुट्स लार्वा है ये बॉडी के स्किन पर, मतलब क्यूटेनियस का मतलब क्या है, स्किन के अंदर डेवलप हो रहा है। जब स्किन के अंदर ये लार्वा एंटर करता है और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस माइसिस। सेकेंड वन इज वुंड माइसिस। वुंड माइसिस का मतलब क्या है, किसी भी वुंड के अंदर लार्वल एंट्री के बाद होने वाला इन्फेक्शन इज नोन एज वुंड माइसिस। थर्ड इज नेसोफेरेंजियल। नेसोफेरेंजियल मतलब नोज एंड फेरिंग्स, यानी थ्रोट एरिया। जब नोज या थ्रोट एरिया से कोई भी लार्वल एंट्री हो रही है बॉडी के अंदर और उसकी वजह से होने वाले इन्फेक्शन को हम बोलते हैं आपका नेसोफेरेंजियल माइसिस। ओके, फोर्थ वन इज इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर चुका है लार्वा और उस लार्वा ने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को कॉज किया है, दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल माइसिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जब भी कोई इस तरह का माइसिस फॉर्म हो रहा है किसी भी ह्यूमन में, किसी भी एनिमल में, तो दे फील पेन, इचिंग, स्वेलिंग, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है, टिश्यूज खत्म होने लगती है, धीरे धीरे बॉडी के सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेल आती है, एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अगर एक जगह इन्फेक्शन हुआ है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि ये जो इन्फेक्शंस हैं वो स्प्रेड हो जाए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ डेंगू। सबसे पहले डेंगू समझते हैं, डेंगू क्या है। डेंगू भी एक क्या है, एक ऐसा वायरल डिसऑर्डर है जो कि फ्लेवेवी वायरस से हो रहा है। इसका वेक्टर है एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो से फैलता है, और
ये बॉडी के अंदर क्या काम करेगा, सिम्टम्स सेम है, पेन हो रहा है, मसल जॉइंट्स में पेन होगा, मसल में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, फीवर आएगा, हाई फीवर आएगा। ओवरऑल बॉडी की जो होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी है उसको डिस्टर्ब करता है, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन है उसको डिस्टर्ब करेगा। सो जो डेंगू है ये इन्फेक्टेड ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस तक पहुंच सकता है, ये वर्मिया डेवलप करता है। अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है तो उसके अंदर वर्मिया डेवलप होगा, उस वर्मिया के डेवलप होने के बाद फीमेल मॉस्किटो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, नॉर्मली फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती है, तो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद इस वायरस का मल्टीप्लिकेशन किसके अंदर होगा, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, फीमेल मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। और उस डेवलपमेंट के बाद जो उनके गैमेटोफाइट्स बनते हैं वो गैमेटोफाइट जाकर कहाँ पर मिलेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में, और उन्हीं सलाइवरी ग्लैंड्स में इनकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। सलाइवरी ग्लैंड में जब इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी है, जो गैमेटोफाइट्स थे वो फ्यूज हो जाते हैं, और गैमेटोफाइट्स फ्यूज होने के बाद उस इन्फेक्टेड वायरस को पूरी तरह से डेवलप फॉर्म में बनाते हैं। और देन जब वही मॉस्किटो किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को या हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए वो उसके लंग्स, उसके अदर ऑर्गन्स, अदर सेल्स तक रीच करती हैं, एंड धीरे धीरे उस हेल्दी पर्सन को भी क्या करती हैं, इन्फेक्टेड कर देती हैं। ये था लाइफ साइकिल डेंगू का। सेम है जैसे मलेरिया लाइफ साइकिल होती है। मलेरिया लाइफ साइकिल में क्या हुआ, मॉस्किटो ने बाइट किया किसी इन्फेक्शियस पर्सन को, उस बाइट करने पर सलाइवरी ग्लैंड से उसके स्पोरोजॉइट्स रिलीज होते हैं, स्पोरोजॉइट्स रिलीज होकर लिवर सेल में जाएंगे, लिवर सेल से ब्लड सेल में जाएंगे, ब्लड सेल से क्या होगा, ब्लड सेल में जाने के बाद वो उसी के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, और जैसे जैसे वो डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे ब्लड सेल्स बर्स्ट होती हैं, जिसकी वजह से हीमोजॉइन रिलीज होता है, और हीमोजॉइन रिलीज होने की वजह से बाउट्स ऑफ फीवर आते हैं। ऐसे ही कुछ हद तक सेम क्या होता है डेंगू के अंदर भी होता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसको हेडेक होगा, बार बार सर में दर्द होगा, हाई फीवर आएगा, बीपी लो हो सकता है, मसल पेन, जॉइंट पेन और रैशेस भी हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।